आइडियल टॉक विद दीप्ति का आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिन्होंने मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जिनकी बहुत गहरी समझ है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मीना खरगोन से, जो कि पिथौरागढ़ से हैं और वर्तमान में वो विदेश में फ्रांस में रह के फ्रांस के लोंगवी नामक शहर में रहकर अपने साइकोलॉजिस्ट की सेवा दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटवीन द टर्म चॉइस एंड फ्रीडम। Yes, ओके। yes. ओके। The freedom is something very important. Freedom is something, जो मानव का गोल होता है वो फ्रीडम है। जब आपका बच्चा चलना शुरू करता है, जब तक वो गोद में है, जब वो 4 पाँव से चलना शुरू करता है, जब वो चलने लगता है 4 पाँव से, अगर आप उसके नजदीक जाएं तो क्या करता है? तो आपको धक्का देता है। वो कूड़ेदान से खेल रहा है, आप उसके नजदीक जाएं तो वो नहीं चाहता कि आप उसमें इंटरफेयर करें। वहां से शुरू होती है फ्रीडम इज द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी। हर आदमी को फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो बहुत लार्ज है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मुझे जीन्स पहनने की फ्रीडम चाहिए, मुझे घूमने की फ्रीडम चाहिए, मुझे शराब पीने की फ्रीडम चाहिए। ऑल दीज आर चॉइसेस। कई महिलाएं बहुत आजाद होती हैं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाती। कई महिलाएं बहुत आजाद होती हैं, अपने पारंपरिक वस्त्रों में आजाद होती हैं। I can also say that it is like the liberation of your thoughts. Yes. Liberation of your thoughts. Yes. It's more related to your thinking. It's more related to your self-confidence. Okay. It's more related to say what I'm saying. It's something what I'm telling you. So the liberty is a very big, very large. So before saying liberty, we have to understand what liberty is. But choice is not synonym of liberty. Choice तो क्या है? झगड़ा करके हम कोई भी choice कर ले, मैं कर रहा हूँ. So what? It's your choice. Go ahead. Okay. It's nothing related to liberty. Liberty is much more than this. Liberty is this freedom of self-expression. Freedom of self-expression का मतलब ये नहीं कि जब मैं तुम्हें गाली दूँ और कहूँ कि ये मेरी लिबर्टी है, नो। फ्रीडम की जो डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी बचपन में, वो थी कि आपके डंडा घुमाने की फ्रीडम वहां पर खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। This is the first definition of freedom I got when I was in 7th or 8th. Exactly. And I took this. It was the part of our course book somewhere. Yes. So ये जो डेफिनेशन मेरे माइंड में थी बचपन से, तो मैंने कहा मेरी जो फ्रीडम है वो इतनी ना हो कि वो मेरे माँ बाप को हर्ट करने लगे। तो मुझे उनकी फ्रीडम की भी रेस्पेक्ट करनी है। सो मेकिंग द बैलेंस बिटवीन टू फ्रीडम्स। आप फ्री है, मैं आपको गाली दे दूं, मेरी फ्रीडम है। बट मेरे गाली देने से जो आप हर्ट हुए वो भी तो आपकी फ्रीडम है। So when you are not able to make this balance between two freedoms, you are not free. But nowadays, moreover, the generation is like my life, my rules. मैं जो भी करूँ, उनको ये आजादी लगती है। हालांकि हम सोशल बीइंग्स हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम आजादी मेरी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है। तो इसमें मेरी जैसे एक सिंपल सी बात है, महिलाओं के छोटे कपड़े का आजादी से कोई रिलेशन नहीं है, वो उनकी चॉइस है। तो वो उसकी चॉइस है, उसमें कोई लड़का अपनी नाक क्यों घुसाए? उसकी चॉइस से किसी लड़के को तो कोई परेशानी नहीं हो रही। दिस इज व्हाट आजादी है। इट्स नॉट दैट द अदर थिंग इज प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेशन क्या होता है कि हमेशा वहां पर प्रोवोकेशन होता है जहाँ पर हमको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है। कई बार लड़कियां जो है वो प्रोवोक करती हैं, नो प्रॉब्लम, प्रोवोकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रोवोक करती है कि जागो, मैं तेरे सामने छोटा कपड़ा पहन के आऊंगी, देखती हूँ क्या करना। दैट्स प्रोवोकेशन, दैट्स ओके, दैट्स नॉट आजादी। प्रोवोकेशन इज पार्ट ऑफ व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू ग्रो यू प्रोवोक। कहते हो हिलोगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो मैं हूँ। तो दैट्स प्रोवोकेशन। So the Azadi is a very, I tell you, there is a big, मुझे उनका नाम हमेशा मैं बहुत गलत प्रोनाउंस करती हूँ। पोलैंड के एक डॉक्टर हुआ करते थे, चाइल्ड साइकोलॉजी डॉक्टर पीडियाट्र कोज़ाक। तो वो पहला आदमी है जिसने चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया। तो उन्होंने जिन बच्चों पे काम किया वो बच्चे ऑर्फनेज में थे। तो उन बच्चों में उन्होंने देखा कि उन बच्चों को खाना तो मिलता था, बिस्तर भी मिलता था, लेकिन उन बच्चों को क्या नहीं मिला? प्यार, स्पर्श, सुरक्षा, ये सारी चीजें नहीं मिली उन बच्चों को। तो उसके बाद उन्होंने जो कंसेप्ट डेवलप किया, उन्होंने कहा ये चीजें बेसिक है बच्चे को समझना, बच्चे को प्यार देना, बच्चे को छूना। उन्होंने कहा बच्चे के लिए एक चीज और बहुत जरूरी है, वो है फ्रेम। अगर बच्चे को हम गाइडलाइंस नहीं देंगे तो बच्चा इनसिक्योर फील करता है। तो देखो, आजादी और
गाइडलाइंस, दीज आर टू थिंग्स। इन सब का जब मेल बनता है उसे कहते हैं। मैम ये तो बात है ना कि जो चाइल्डहुड के फैक्टर्स होते हैं लाइक लव है, एम्पैथी है, पेरेंटल सपोर्ट है और क्लासमेट्स का और टीचर्स का बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। और क्या बचपन से हुए किसी इस तरह के इंसिडेंट का आगे चलकर बच्चे की लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल। मनोविज्ञान में जितनी भी मानसिक बीमारियों का हम इलाज करते हैं उनके कारण प्रेजेंट में नहीं होते, पास्ट में होते हैं। अगर पास्ट में मुझे जो प्यार मिला है, मुझे जो आत्मसम्मान मिला है, जो मुझे भरोसा मिला है अपने बड़ों से, भविष्य में अगर मैं किसी परिस्थिति में जाती हूँ तो वो मेरे स्कीमा होंगे जो मुझे उस परिस्थिति से डील करने से मदद करेंगे, तो मुझे कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी। एक्सेप्ट कैटास्ट्रोफ, या बम गिर गया या ट्रोमेटिक पोजीशन, इतना युद्ध हुआ, सबको पोस्ट ट्रोमेटिक नहीं होता, कुछ ही लोगों को होता है। तो एक्चुअल सिचुएशन इज नेवर cause of our problems, it's our past, the way we were brought up. Okay. It counts a lot. Okay. इसीलिए बच्चों को जो स्केमा दिए जाते हैं, बच्चों की जो अपब्रिंगिंग दी जाती है, कई बार जब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब उनसे मैं बात करती हूँ तो कहते हैं हमारे माँ बाप ने तो हमें सिखाया है। तो मैंने कहा अब सीख लो ना। तो मैं उनसे कहती हूँ कि फ्रेंच में कहते हैं मिजाजू, जब आपका कोई नया प्रोग्राम होता है तो उसको आप होता रहता है अपडेट। अपडेट क्या है? स्कीमा तो पूरी जिंदगी में सीखे जाते हैं। तो आप अपने स्कीमा अपडेट कीजिए। What is the term this स्कीमा? स्कीमा ये जो हम, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है, छोटा सा स्कीमा में बताती हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो माँ कहती थी स्कूल से सीधे घर आओ, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। ये स्कीमा चाइल्डहुड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जी, चाइल्डहुड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर इस स्कीमा को आज भी मैं यूज करूँ तो मैं आपके साथ बैठ के बात करने नहीं कर रही होती ना। एग्जैक्टली। तो मुझे ये स्कीमा अपडेट करना ही पड़ेगा मेरे एक्चुअलिटी को लेकर, जहाँ पर मैं हूँ उसको लेकर। तो इस स्कीमा को अपडेट करने की भी जो एजुकेशन होती है ना, वो पेरेंट्स से ही मिलती है। ये है फ्रीडम कि आप अपने स्कीमा को अपने हिसाब से अपडेट करिएगा। आप जिस परिस्थिति में होंगे, कॉन्टेक्स्ट में आपको हिंदी आती है, आप जर्मनी जाके हिंदी बोल रहे हैं और कहेंगे नहीं सब लोग हिंदी समझे, आप तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर हैं। बिल्कुल सही। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी एजुकेशन को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब आप अपडेट करते रहते हैं तो वो भी जो एजुकेशन है अपडेट करने की, वो फ्रीडम अगर बचपन में दी का अपडेट करने की, कैसे आएगी वो फ्रीडम? जैसे बच्चा कुछ बोलने लगता है, मुझसे कहते हैं चुप कर बे। अक्सर सुनती हूँ मैं, चुप बे, अरे चुप रहो, तुम क्या जानते हो? बच्चा हमसे बहुत कुछ ज्यादा जानता है, सुन तो लीजिए पहले उसे। जब आप अपने बच्चे को सुनते हैं तो बच्चे को सुनने के बाद फिर अगर आपको उसमें कुछ सुधार करना है तो आप अपना कंसेप्ट उस बच्चे को दीजिए। उसका मुंह बंद करके अपना कंसेप्ट मत दीजिए, कभी काम नहीं करेगा। उससे बच्चा अंदर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो तो कहेगा कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो कहेगा क्योंकि जब आई बिलीव दैट वो कभी अपने लिए खड़ा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके स्कीमा में क्या है, तू तो गलत है। हमने बहुत बचपन में ही उसके मन में डाल दिया कि तू गलत है, तो फिर वो तो तू गलत है का इसके बाद सारी जिंदगी भर उसके साथ काम करेगा। तो ये जो हमारे इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ चाइल्डहुड होता है मैम, अर्ली फेज ऑफ चाइल्डहुड जो होता है, हम बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं बच्चों के ऊपर। लाइक इफ दे डू द ड्राइंग, सो मेनी टाइम्स लाइक पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि क्या गंदगी कर रखी है या दीवारें खराब कर दी है, उसको कागज पेंसिल दे दीजिए अगर दीवारें खराब कर रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज दीवारें तो बुझ जाती है। अगर वो कोई किसी चीज को मेंटल और डिसमेंटल करने का काम कर रहा है तो करने दीजिए, क्योंकि उससे उसकी स्किल्स जो है वो ज्यादा डेवलप होंगी। अभी यहाँ पर मैं आती हूँ तो आप जैसे कि फ्रांस में रहती हैं, यूरोपियन कंट्री में, और यहाँ के बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। जैसे कि मैंने वहां पर देखा है कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड और राइट फ्रॉम द बर्थ बच्चों को बहुत फ्री छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस, बार ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे पहनो, ये सारी टीचिंग्स जो है ये बार मतलब इस तरह से किया जाता है। व्हाट यू वांट टू से? देखिए दो चीज होती है, एक तो होती है एजुकेशन जी। अभी जैसे सुबह मैं अपने भतीजे के साथ थी, उसको बताया कि वो बहुत अच्छे से रहती है, तो वो कुछ दादी से कह रहा था, तो इमीडिएटली आई टोल्ड हिम the way you are talking to her, it's not nice.
तो he was just because I'm very free with him. हाँ. I listen to him, मैं उसके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, बहुत कम्युनिकेट, लेकिन जहाँ पर मुझे लगा कि उसको मुझे एजुकेट भी तो करना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है. So these are two things. Let your child go the way he wants, but don't forget that you have to educate him also. तो ये दो चीजें होती है ना, फ्रीडम और एजुकेशन. अब आप इसको कैसे मिलाएंगे? देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, आपका बच्चा, आप उसको छोड़ दीजिए, वो काम कर रहा है और आपने उसको एक छोटी सी कील दे दी और आपको उसको ऐसी हथौड़ी दे दी जो उसके हाथ में बहुत ज्यादा मार ना करे. जी. लकड़ी की हथौड़ी, जी, पता नहीं होती है या नहीं, रेशम होती है, लकड़ी की होती है, बहुत हल्की चीजों की होती है. उससे कहिए कि आप कील ठोकिए, ठोक ले दीजिए, वो कभी अपने हाथ को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उसको बचाने की. तो वो सीख जाएगा, उसपे कील मारना वो सीख जाएगा बिना खुद को हर्ट करे. हम क्या करेंगे, जैसे ही बच्चे ने कील या हथौड़ा पकड़ा, तो पहले देख तो लीजिए कि ये डेंजरस है, उसको हटा दीजिए, उस वक्त उसको हटा दीजिए. वहां पर आपको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लापरवाह पेरेंट्स कहे जाएंगे. लेकिन उसको करने दीजिए, जो उसकी एज के हिसाब से जो चीज डेंजरस है उसको हटा दीजिए. अब फिर मैं अपने उदाहरण पढ़ाती हूँ. इसी कमरे में मेरा छोटा भतीजा, जब वो 2-3 साल का था, मैं जब हर साल आती हूँ तो कूद पात करता था. तो मैंने क्या किया, ये टेबल हटा के पिलोस वगैरह रख दी, कुछ भी नहीं. मैंने कहा क्या होगा, कारपेट बिछा रहा था, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऊपर से गिरेगा. लेकिन टेबल इज डेंजरस. अगर मैं टेबल नहीं हटाती हूँ तो मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ. तो उसके बाद बाकी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सिक्योरिटी को हट कर. लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. तो ये हमको दो चीजें देनी है. फ्रीडम कहाँ पर है, और हमारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की भी तो है, एजुकेशन की भी तो है. लेकिन हर वक्त अगर हम बच्चे को मत कर, ये बेवकूफ है, ये गलत है, उसके क्या इसके माँ डेवलप होंगे. बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ कि बार बार रिप्रिमांडिंग नेचर नहीं होना चाहिए. ना बट लेट हिम गो, देन यू कैन. जैसे होता है ना, जैसे झाड़ी को बढ़ने दीजिए, फिर बाद में जी. मैम, जैसे आपकी एजुकेशन पिथौरा की रही है, आपने यही से पढ़ा हुआ है, तो साइकोलॉजिस्ट, राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट इन फ्रांस. ये साइकोलॉजिस्ट बनने का विचार मतलब कब डेवलप होना शुरू हुआ? राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ही कहीं ना कहीं से थॉट्स आए थे आपके, इसके बारे में कुछ आइडिया था, या फिर बाद में जाकर इस चीज की तरफ आपने सोचा? आप बचपन से सेंसिटिव हो, आप में एम्पैथी बहुत ज्यादा हो, आप दूसरों की समझने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है आप में वो नेचुरल हो या आपके पेरेंट्स से मिली हो. दैट कैन बी हेल्पफुल इन फ्यूचर. बट जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो करियर नाम की चीज कुछ नहीं होती आपके पास. जब तक कि उसके दिमाग में न डाला जाए. तो हमारे जमाने में तो दिमाग में ये नहीं डाल सकता, हमसे लगता तो पढ़ो. अच्छा, जब पढ़ने की फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम तो पढ़ने की थी, तो हमने पढ़ना शुरू किया. जब पढ़ना शुरू किया, पढ़ने में हमको जितनी उस वक्त में, क्योंकि हमारे जमाने में टेलीविजन होता नहीं था, एक रेडियो होता था और मैगजीन्स होती थी, तो जितनी भी मैगजीन्स हम खरीदते थे उसमें कोई बंदिश नहीं थी. और मुझे अभी भी याद है, हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, मैगजीन्स लेने में गई, तो जो बुक सेलर थे उन्होंने कहा तुम एग्जाम के टाइम पे मैं मैगजीन नहीं छोड़ती हूँ. तो मैंने कहा एग्जाम अपनी जगह पे, मैगजीन अपनी जगह पे. तो ये जो चीजें हैं ना, तो उस वक्त कोई जरूरी नहीं होता, पर लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई आर्टिकल, जैसे मैंने 70s में मैंने धर्म में पढ़ना शुरू किया था, तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट सात्र का उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस. और I was impressed by some of Vivekananda's saying, like मैंने जो तो उन्होंने कहा कि बुरे और भले के बीच में बहुत गहरी रेखा खींचना आदमी को जानवर बना देता है, because there is very thin line between bad and good. I don't believe so. Even I don't believe so. So the things like this, you are impressed by them, you know. तो slowly, gradually क्या होता है कि वो छोटी छोटी ईंटें इकट्ठा होनी शुरू होती हैं. शुरुआत में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे वो ईंटें इकट्ठा शुरू होती हैं. तो जब आप इंटरमीडिएट पास करके या इंटरमीडिएट में होते हैं, तो उस वक्त आपको समझ में आता है कि आपकी सोच जाएगी इंटरमीडिएट के. अब ये है कि कुछ लोग, जैसे मुझे साइंस बहुत पसंद थी, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में जीरो थी. मैथमेटिक्स मेरे लिए हुआ था, पता नहीं क्यों. जबकि साइकोलॉजी में हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स की जो कैपेसिटी है वो मेल और फीमेल में बराबर है, सभी लोगों में बराबर. अच्छा, मैथमेटिक्स का हवा बिठा दिया जाता है. लेकिन फीमेल को है ये
मतलब अब मुझे लगता है कि फिर भी अब की जनरेशन थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि हवा बिठाया जाता है, ये शब्द नहीं है, ये नंबर्स हैं जी। तो पहले ही जो डर बिठा दिया जाता है ना, उस डर की वजह से हम लोगों को मैथमेटिक जो है भूत हो जाता है। अदरवाइज साइकोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली मैथमेटिक की कैपेसिटी, अगर आप एक्सट्रीम में नहीं है, कुछ लोग जो है, अगर वो शकुंतला है वो तो एक्सट्रीम में थी ना, तो अदरवाइज सामान्य लोगों में बराबर होती है। तो मैथमेटिक्स में मैं बहुत पुअर थी, तो मैथमेटिक्स का मेरा ये होता था कि किसी तरह से ये हो निकल जाए। हम लोग को 8th तक मस्त थी। हाई स्कूल में फिर हम लोग को चूज करने पड़ते थे कि आप आर्ट साइड में जाएंगे, आप साइंस साइड में जाएंगे। तो मैंने अपना आर्ट साइड चुना। तो आर्ट साइड में भी मुझे लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैं हिंदी संस्कृत में चली गई और अंग्रेजी में चली गई। अंग्रेजी का मुझे बहुत हवा था क्योंकि मेरी मातृभाषा तो थी नहीं, और अंग्रेजी हम लोग 6ठी 7वीं 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते थे, तो उसमें उसका भी डर। आज तो मैं किसी भी भाषा को, जब मुझे मेरी भाषा को समझने की और लर्न करने की जबरदस्त कैपेसिटी है, लेकिन उस वक्त डर के कारण मुझे अंग्रेजी एक हवा लग गई, तो हवा इतना उसका डर बैठा दिया गया कि ये अंग्रेजी है, तो वो उस डर के मारे में उसके अंदर कभी जा ही नहीं पाई। तो खैर इंटरमीडिएट में मैंने आर्ट साइड ली, मैंने लिटरेचर के 3 सब्जेक्ट लिए और बाकी 2 सब्जेक्ट जो थे वो काम चलाऊ सब्जेक्ट थे। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मैं लिटरेचर की ही लाइन में थी, तो उस वक्त मैंने जो दूसरा सब्जेक्ट चुना वो था साइकोलॉजी। अच्छा। तो जब मैंने साइकोलॉजी का स्टडी करना शुरू किया, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय साइकोलॉजी, आई वाज इम्प्रेस्ड। तो मेरा काम होता था क्लासेस, लाइब्रेरी, मुझे जो भी बेसिक what was like the core element that you got interested in psychology? ह्यूमन बिहेवियर, जो हम लिटरेचर में हम पढ़ते हैं। अच्छा। ह्यूमन बिहेवियर, उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर की को जब एनालाइज करना शुरू किया साइंटिफिकली, तो मुझे लगा ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत वास्ट है। एंड फिर मैं क्यूरियस हो गई, तो मेरा जो काम होता था वो क्लासरूम और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की जितनी भी बेसिक बुक्स थी मैं वो एक एक करके छोड़ती थी। जो लाइब्रेरियन थे उस जमाने पर, आज भी उनकी शक्ल याद है, तो कहते थे मीना आ गई, तो मैं फ्रीली अंदर जाती थी, जम के किताबें पढ़ती थी और उनसे कहती भी थी 2-4 किताबें मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो जो शुरू होता है बिना इंटरेस्ट के, अगर हम कुछ करेंगे तो वो बोझ होता है। तो मुझे तो ये फ्रीडम थी। अब आजकल के अगर बच्चों को देखा जाए, क्या उनके पास ये फ्रीडम है कि वो चूज कर सके जो वो चाहते हैं? बहुत मुश्किल है। बच्चा हाई स्कूल में होता है तो सब जो है अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। Exactly. तो सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो मजदूर कौन बनेगा, मकान कौन बनाएगा, प्लम्बिंग कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा? क्या ये सब चीजें इंफीरियर हैं? तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, हर बच्चे को जो है वो बहुत ऊंचा हो जाना चाहिए या बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, IAS हो जाए, PCS हो जाए। इंसान क्यों ना हो पहले? सही बात। अपने पाँव पर खड़ा क्यों ना हो पहले? अपने को डेवलप क्यों ना करे पहले? फिर हर बच्चे की अपनी कैपेसिटीज भी होती है ना, इंटरेस्ट भी होता है। मैम इसका कहने के लिए ये है ना कि हमारे समाज में एजुकेशन को मेन इससे जोड़कर रख दिया कि पैसे कमाना। एजुकेशन का मतलब है कैपेबिलिटी को बिल्डअप करना, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कहीं पर भी हैं, तो आप जो है उस तरह की स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर पाओ कि आप अपने लिए खड़े हो सको, आप समाज में को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव दे सको। नॉट लाइक दैट कि मटेरियलिस्टिक सोच के साथ जोड़ दिया गया है कि एजुकेशन का मतलब है डॉक्टर इंजीनियर बनाओ अपनी। उसकी भी वजह है, अगर हम मैस्लो की हायरार्की में जाएं तो पहली जो बेसिक नीड्स होती हैं वो खाना पीना, सिक्योरिटी, मकान, ये सब होता है। हम लोग शायद अभी बेसिक नीड्स पर ही रुके हैं कि बेसिक नीड्स ही पूरी हो जाए। यही बात में मुझे एक न्यूज याद आ रही, पता नहीं सही है या गलत है, मुझे नहीं मालूम, मैंने किस में पढ़ा था ये भी याद नहीं, कहीं पढ़ा था कि बॉम्बे में एक भिखारी है जो करोड़पति है। हाँ बिल्कुल सही है। पैसा कमाना हो तो आदमी के पास ये होना चाहिए ना। पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील, कुछ बनना इज बिग डील। कुछ बन जाइए कि आप खुद से खुश हो। वो भिखारी खुद से बहुत खुश होगा, उसने कहा देखो लोगों को उल्लू, मेरे पास दिमाग था, मैंने अपना इस्तेमाल किया। तो वो जो था ना, वो नहीं कि उसको भिखारी बनना है, बनना है या उसको करोड़पति बनना है, तो वो
बीइंग अ भिखारी। अगर आपके पेरेंट्स इम्पोज कर रहे हैं दैट यू हैव टू बी डॉक्टर, लेकिन डीप विद इन आप नहीं चाहते, आप कोई फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है डॉक्टर बनकर आप उतना जस्टिस उस काम के साथ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो यह है कि बहुत छोटे बच्चों से कुछ मत कहिए कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन्हें फ्रीडम दीजिए पढ़ने लिखने की। एक समय के बाद ही हम बच्चे को कम से कम, अब मुझे तो पता नहीं अब कैसा होता है कि हाई स्कूल तक तो शायद अब सब बच्चे एक ही तरह की पढ़ाई करते हैं, कम से कम हाई स्कूल तो उसे पास करने दीजिए। उसके बाद फिर स्ट्रीम्स जो है 11th से देखिए, इंसान का जो मानव मस्तिष्क है वो 25 साल तक विकसित होता रहता है। कई देश ऐसे हैं अगर आप 25 साल के नहीं हैं तो वो गाड़ी रेंट पे नहीं देते। आप वहाँ ट्रैवल, क्योंकि विदेशों में तो ये होता है कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं, हम लोग खुद ही ड्राइव करते हैं। वहाँ इधर की तरह नहीं होता है कि ड्राइवर मिल गया, क्योंकि वहाँ बहुत महंगी होती है टैक्सीज। तो हम लोग गाड़ी हायर कर लेते हैं। तो गाड़ी हायर करने में ये होता है कि हमको 50 यूरो पर डे पर गाड़ी हायर कर ली, फिर खुद ड्राइव करी। कई देश ऐसे हैं जब तक आपकी उम्र 25 साल की ना हो तो वो आपको गाड़ी नहीं देते हैं रेंट पर। 25 साल तक मानव मस्तिष्क विकसित होते रहता है। तो आप उससे 10 साल में कैसे उसके दिमाग में डालेंगे कि तू डॉक्टर बनेगा? उसके सामने सारी अपॉर्चुनिटी रख दीजिए, उसको जो चूज करना होगा वो करेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू गाइड योर किड, यू हैव टू शो हिम द वे। रास्ता दिखाइए, टॉर्च जलाइए, उसका हाथ पकड़ के मत चलिए ना, रास्ते पे छोड़ दीजिए उसको। तो हाई स्कूल तक तो बच्चे को पढ़ने दीजिए, उसको कहिए कि वो पढ़े, वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करे, वो मल्टीपल इंटरेस्ट डेवलप करे। जब मैं मल्टीपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ तो आजकल एक चीज होती है, टेलीविजन स्क्रीन, पीएस और वीडियो। खेल, पड़ोसी से बात करना, खेत में जाना, पौधे को तोड़ना, ये सब कहाँ चले गए? घर में झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, कितने बच्चे करते हैं? कोई नहीं करता। तो ये चीजें इसलिए थोड़ी कि हमारे पास काम करने वाला है, ये चीजें इसलिए हैं कि तुम ग्रो करो, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट बनो, you will learn the social skills of you will go out. दूसरी चीज, मस्तिष्क में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स और साइनेप्स। अगर हम साइनेप्स ही डेवलप नहीं करेंगे तो ये है ना, बहुत जल्दी ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो जाएंगे गुलाम। The same thing I always say, like there is a concept of rusting of iron. Rusting of iron का concept हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा था कि आयरन जो मेटल है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे जंग लग जाती है। I believe that same happens with the human brain too. अगर हम human brain को बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते रहेंगे, like for the creative thinking, critical thinking, nowadays mostly we are dependent on AI tools and other sources. और अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए तो धीरे धीरे रस्टिंग ऑफ ब्रेन भी हो जाएगा, which is far more dangerous. आप इसको रस्टिंग कहिए या हम न्यूरोलॉजी में कहते हैं साइनेप्स के डेवलपमेंट। साइनेप्स के डेवलपमेंट तब होते हैं जब आप कुछ करिए। अगर आप एक चीज के साथ रुके हैं, आपकी बॉडी नहीं मूव कर रही है, आंख और इस पे लगे हुए हैं, तो बाकी क्या होगा? बाकी डेवलपमेंट कैसे होगा? इसीलिए हर काम को करना। अब खेत में हम लोग जब छोटे थे तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था कृषि, हम जाके खेत में जाते थे, बागवानी करते थे। I tell you, in Europe they have started it. बच्चे खेतों में जाते हैं, खेतों में देखते हैं ये बैगन का पौधा है, ये टमाटर का पौधा है, ये ककड़ी का पौधा है। और हम लोग तो मिट्टी के छूते हैं तो हम गंवार हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे इससे हम? तो भारतीय अगर इसी हालत में रहे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले गुलाम हम लोग होंगे। सही बात। मंदिर हुआ करता था तो सब लोग कहते थे वहां मत जाना, परी लग जाएगी। तो मैंने अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा बेटा परी को तुम परी माँ कहते हो, तेरी माँ क्या तेरा बुरा चाहेगी? तेरी अपनी माँ, तो परी माँ क्यों चाहेगी? अगर आप अंदर से आपकी डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है and I'm okay, I'm alright. But who will give this? Big power कोई पेड़ थोड़ी है हमने लगा दिया, वो तो बचपन से डेवलप होनी चाहिए ना। जैसे मैंने उसी प्रोग्राम में बताया था।